मेरा नाम रेशमा है। मैं गुजरात के एक जिले में रहती हूँ। आज मेरी ये कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं बहुत जवान और खूबसूरत थी और काफी पढ़ी लिखी भी थी। कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़के से हो गई और धीरे धीरे वह दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि हमारी बात शादी तक पहुंच गई। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरे पिता का बहुत पहले निधन हो गया था और मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी। इसलिए मेरी माँ चाहती थी कि मेरा शादी जल्द ही हो जाए। मेरी माँ ने मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैंने उस लड़के से कहा कि तुम शादी की बात करने मेरे घर आओ, तो मेरी माँ मेरे लिए लड़का ढूंढ रही है। फिर मेरे होने वाले पति ने मेरे घर पर शादी की बात की और इस तरह दोनों परिवारों की सहमति से हमारी शादी हो गई। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी शादी अहमदाबाद में हुई थी और मेरे पति की नौकरी भी बहुत व्यस्त थी। वह शहर में काम करता था। मेरे पति के अलावा मेरे ससुर के साथ मेरी सास भी थे। उनकी एक बड़ी बहन भी थी। उसकी शादी कई साल पहले हुई थी। वह दूसरे शहर में रहती थी। मेरी ननंद कभी कभार हमारे घर आती थी। इस तरह से देखा जाए तो मेरी शादी को 1 साल बीत चुका है। मैंने एक बेहद खूबसूरत लड़की को जन्म दिया। हमारे घर में चारों को लेकर काफी खुशियां थीं। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि कब किसी की नजर मेरे खुशहाल परिवार पर पड़ी। मेरी बेटी 8 साल की थी जब मेरे पति को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। घर का सारा खर्च मेरे पति की कमाई से चलता था। हमारे घर में परेशानियां बढ़ने लगीं। मेरे ससुर नाई थे। उनकी कमाई भी बहुत कम थी। घर में दिक्कतों के कारण मेरे ससुर ने नाई की नई नौकरी शुरू की। लेकिन अब वह आधी रात को अपने घर जाकर गांव की लड़कियों के बाल काटते थे और काफी समय तक ऐसा ही था। मेरे ससुर हर रात इसी तरह अलग अलग घरों में जाते थे। एक रात मैंने सोचा कि मुझे खुद जाकर देखना चाहिए कि मेरे ससुर क्या कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा थी और रात गहराती जा रही थी। मैं मेरे ससुर का सच जानना चाहती थी, लेकिन मेरी सास वहां पहरा दे रही थी। इसलिए मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। वहां जाकर मैंने देखा कि मेरा जवान ससुर लड़की को छत पर ले जा रहा था और उसके साथ उसकी नाई की किट भी थी। शायद वह छत पर उस लड़की के बाल काटने जा रहा था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि वो आधी रात को छत पर जाकर लड़कियों के बाल क्यों काटते थे। हर बार मेरी सास सख्ती से काम लेती थी। मैं चाहकर भी ऊपर नहीं जा सकती। कभी कभी मुझे अपनी सास पर शक होता था कि वह अपने पति को इस तरह किसी कुंवारी लड़की के साथ अकेला कैसे छोड़ सकती हैं। एक दिन मेरी सास कहीं जा रही थी और मैं बड़ी आसानी से सीढ़ियों तक पहुंच गई। कुछ मिनट पहले मेरे ससुर एक जवान लड़की के साथ छत पर गए थे और अब उसे 1 घंटे पहले नीचे नहीं आना था। मेरे ससुर ने पहले ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया जा रहा था। और उस 1 घंटे में मुझे पता ही नहीं चला कि वो उस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं और छत पर क्या हो रहा है। मुझे ये सब जानने की बहुत उत्सुकता थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि उस लड़की के परिवार वालों ने भी उस लड़की को आधी रात में किसी के साथ अकेले जाने दिया। मैं आधी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी। अब इस रहस्य से पर्दा उठने वाला था कि मेरे ससुर उस लड़की के साथ क्या करने वाले थे। तभी अचानक पीछे से मेरी सास की आवाज आने लगी। उन्होंने मुझे पद छोड़ने के लिए मजबूर किया। यह पहली बार था जब मैंने अपनी सास को, जो हमेशा धीमी आवाज में बात करती थीं, उन्हें जोर से बोलते हुए सुना। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे जिंदा खा जाएंगी।
जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह मेरे ठीक पीछे खड़ी थी और मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे सीढ़ियों से नीचे ले गई। वह मुझसे पूछने लगी कि तुम ऊपर क्या कर रही हो। मैंने रुकी हुई आवाज में कहा कि माँ, मुझे नीचे थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं छत पर हवा खाने जा रही थी। मेरी यह बात सुनकर वो मुझ पर गुस्सा हो गई और कहने लगी, क्या तुम्हें पता नहीं कि वह लड़की आज बाल कटवाने आई है? फिर तुमने ऊपर जाने के बारे में कैसे सोचा? क्या तुम अपने ससुर का काम रोकना चाहती हो? क्या आप नहीं जानते कि आपका और आपकी बेटी का पालन पोषण आपके ससुर द्वारा किया जा रहा है? आपके पति की मृत्यु के बाद आपके ससुर ने आपकी सारी जिम्मेदारियां ले ली हैं और आप उनके काम के पीछे हैं। यहाँ तक कि आपके ससुर भी बिल्कुल नहीं चाहते कि काम करते समय कोई उन्हें परेशान करे। और मैंने आज तक कभी ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं की, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसके बाद कभी ऊपर न जाएं। और मैं तुम्हें आधी रात के बाद कमरे से बाहर कभी नहीं देखना चाहती। मैं चुपचाप अपनी सास की बातें सुन रही थी। मैं अपने ससुर से बहुत डरती थी और जब मेरे पति जीवित थे तो वह भी मेरे ससुर से बहुत कम बात करते थे। और अगर मेरे ससुर मेरे कामों से खुश नहीं होंगे तो मेरे लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। मैंने तुरंत अपनी सास से माफी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मेरी सास ने मुझसे कहा कि चलो अब कमरे जाकर सो जाओ और देखो कि तुम्हारी बेटी सो रही है या नहीं। जब मैं कमरे में आई तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि दुकान पर बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और दुकान में बाल कटवाते हैं, फिर छत पर किसी तीसरे को क्यों नहीं आने देते। मेरे ससुर का व्यवहार भी बहुत बदल गया। वे मेरी बेटी से पहले जैसा प्यार भी नहीं करते थे। वह हर बार मेरी लड़की से कहते थे कि तुम्हारे पिता नहीं रहे तो अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और ये कहकर वो कई तरह की पाबंदियां लगाते थे। अब मेरी बेटी 8 साल की है और अभी से छोटी लड़की पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए। बिना पूछे उसे घर से निकलने की इजाजत भी नहीं थी। वह खुद ही उसे स्कूल से लेकर आते थे। कभी कभी मुझे अपने ससुर पर बहुत गुस्सा आता था और कभी कभी सोचता था कि किसी तरह इस घर से भाग जाऊं। लेकिन मैं इस घर से कभी भाग नहीं सकी, क्योंकि मेरे घाट पर केवल मेरी माँ ही जाती थी। मेरी शादी के बाद वह भी हमें छोड़कर चली गईं। मेरी शादी से पहले ही उनकी तबीयत खराब थी। अब इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं था जिसके खिलाफ मैं अपना दुख व्यक्त कर सकूं। मेरे ससुर महीने में 2 या 3 बार रात में काम करते थे और वह लड़कियों के बाल काटते थे और वह उस लड़की को हमारे घर की छत पर बुलाते थे। अब वह बाकी समय घर पर ही रहने लगे। उन्होंने दुकानों पर जाना भी कम कर दिया था। वह हमेशा मुझ पर और मेरी लड़की पर नजर रखते थे। मेरी सास भी मेरे ससुर से बहुत डरती थी। मुझे नहीं पता कि वो किस बात से डरते थे। वह हमेशा मेरे ससुर से प्यार भरी बातें करने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरे ससुर बहुत गुस्से में थे। मैं भी उनसे ज्यादा बात नहीं करती थी और मैं अपनी सास से खूब बातें करती थी। लेकिन उस दिन मेरी सास मुझसे नाराज थे तो मुझे बहुत दुख हुआ। अब मेरी बेटी भी बड़ी हो रही थी, इसलिए वह मेरे ससुर के काम को समझने लगी थी। वह मुझसे कई बार पूछती थी कि मम्मी, दादाजी छत पर लड़कियों के बाल क्यों काट रहे हैं। मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। इस बात ने मुझे भी बहुत हैरान किया, क्योंकि मेरे ससुर उन लड़कियों के बाल काटते थे जो अब जवान हो गई थीं। मेरे लिए ये समझना बहुत मुश्किल था। अब मुझे इसका रहस्य जानने में और भी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी थी। मेरे ससुर क्या कर रहे थे? इस तरह काफी समय बीत गया, लेकिन मैं सत्य तक नहीं पहुंच सकी। वह जिस भी लड़की के बाल काटता था उसकी किस्मत खुल जाती थी और शादी के बाद उनका जीवन बहुत अच्छा गुजरता था।
और इसके लिए लोग अपनी जवान लड़कियों को मेरे ससुर के पास बाल कटवाने के लिए भेजते थे। इससे उनकी लड़कियों की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन यह बात मेरी समझ से परे थी कि मेरे ससुर के यहाँ बाल कटवाने से किसी की किस्मत कैसे बदल सकती है, और वो भी आधी रात को अकेले में। मैंने कई बार सच जानने की कोशिश की, लेकिन मैं सच्चाई का पता नहीं लगा पाई। एक दिन मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि हमारे बगल में रहने वाली लड़की अन्य लड़कियों की तरह बाल कटवाने के लिए मेरे ससुर के पास आई, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं अगली सुबह उसके घर जाऊं और उससे बात करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे ससुर ने आधी रात को छत पर उसके साथ क्या किया और उसने उसके बाल कैसे काटे। लेकिन अगला एक दिन जब मैं बगल वाले घर में गई तो मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल चुप थी। यहाँ तक कि उसकी माँ भी मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं थी। उन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित थी, क्योंकि वह लड़की बहुत चंचल थी। और अचानक उसे क्या हुआ? वह इतनी चुप क्यों है? यहाँ तक कि उसकी माँ भी मुझे कुछ नहीं बता रही थी। जहाँ से वह खाली हाथ लौट आई, कई बार नोटिस किया कि जब भी मेरे ससुर किसी लड़की को लेकर छत पर जाते थे तो वापस लौटने पर लड़की की हालत बहुत खराब रहती थी। ये बात मुझे तब पता चली जब मैं आधी रात को फ्रिज से पानी पीने के लिए किचन में गई। तभी मैंने अपने ससुर को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा। उसके हाव भाव भी मुझे अजीब लग रहे थे और मेरे ससुर की भी सांसें फूल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह बुरी तरह से नीचे आ गया हो। और मेरे ससुर हमेशा छत पर काला लबादा पहनकर लड़कियों के बाल काटते थे, और जब वह नीचे आया तो उसके कपड़े भी बदले हुए थे। वह बहुत थके हुए लग रहे थे, यहाँ तक कि उनके लिए पैदल चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी मुझे अचानक याद आया कि मेरे ससुर जब भी किसी लड़की के बाल काटने के लिए नीचे आते थे तो अगले दिन खुद को पूरे दिन के लिए कमरे में बंद कर लेते थे, और यहाँ तक कि मेरी सास को भी कमरे में आने की इजाजत नहीं थी। वह इतना थक जाते थे कि पूरे दिन कमरे से बाहर भी नहीं निकलते थे। एक दिन जब मैं रसोई में काम कर रही थी तो किसी काम से बाहर आई तो देखा कि मेरी सास छिपकर रो रही हैं। यह पहली बार था जब मैंने अपनी सास को रोते हुए देखा। मैं बहुत परेशान रहने लगी। मैं दौड़कर उनके पास गई और उनसे पूछा कि माँ, आपको क्या हुआ? तुम किस बारे में रो रहे हो? मेरी बात सुनकर उसने तुरंत अपनी साड़ी से अपने आंसू पोंछे और वो मुझसे कहने लगे कि नहीं बहू, मैं रो नहीं रहा हूँ। आप मुझे या आपको क्या चाहते हैं? मुझे पता चला कि वे कहानी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता था कि मेरी सास रो रही थी। मुझे यह जानकर दुख हुआ कि मेरी सास के रोने का कारण क्या था। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास शायद मेरे ससुर के कारण रो रही होगी। उस दिन के बाद मैं अपने ससुर पर नजर रखने लगी। जब भी वह किसी लड़की के बाल काटने के लिए नीचे आता था तो वह थका हुआ दिखता था, और अगले दिन मेरी सास छिपकर रो रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया। मेरी लड़की अब जवान हो रही थी। एक दिन मेरी सास ने प्यार से मेरी लड़की के सिर पर हाथ रखा और कहने लगी कि काश अन्य लड़कियों की तरह तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे दादाजी के हाथों बदल जाए। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। क्या मेरी सास भी मेरी बेटी को मेरे ससुर के पास बाल कटवाने के लिए भेजना चाहती थी? इस बारे में सोचकर ही मुझे बहुत चिंता होने लगी। क्या मेरी लड़की को भी ये सब सहना पड़ेगा? मेरी सास की ये बात सुनकर मेरी बेटी रोने लगी और वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। और मैं हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैं किसी भी हालत में अपने बाल नहीं कटवाना चाहती, और मैं ये भी नहीं चाहती थी। तभी मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे बताने लगे, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे ससुर ने कई लड़कियों की किस्मत बदल दी है? मेरे मना करने के बावजूद मेरी सास ने मेरे ससुर को फोन किया और कहा कि आज हमें अपनी बेटी के बाल काटने हैं।
यह सुनकर मेरे ससुर का चेहरा पीला पड़ गया। वह कहने लगे कि हमारी बेटी भी अब जवान हो गई है। मेरी सास हंसने लगी और बोली कि हाँ, अब तो वो भी जवान हो गई है और हम उसकी शादी भी धूमधाम से अच्छी जगह करने वाले हैं। और अगर आपका हाथ उसके सिर पर आ जाए तो दूसरी लड़कियों की तरह उसकी जिंदगी भी बदल जाएगी। यह कहकर मेरी सास ने मेरी लड़की को मेरे ससुर के साथ छत पर भेज दिया। मैंने अपनी लड़की को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी सास मेरी लड़की को जबरदस्ती छत पर ले गई और उसे छोड़कर वापस आ गई। मैं अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। उससे विनती कर रही थी कि मेरी लड़की के बाल मत काटो, और मेरी लड़की बहुत रो भी रही थी, क्योंकि इस उम्र में उन्हें अपने सारे बाल नहीं कटवाने पड़ते। मैं अपनी लड़की के लिए बहुत चिंतित थी और रो रही थी। मेरी सास मुझे समझाती थी कि रोने से कोई फायदा नहीं है। आप अपनी लड़की के बारे में सोचें। अगर आपकी लड़की की शादी किसी अच्छे परिवार में होगी तो आपके पति की आत्मा को भी शांति मिलेगी, क्योंकि वह लड़की आपकी ही संतान है। इसलिए मैंने अपनी सास से कहा, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। थोड़ी देर बाद मेरी लड़की रोते हुए नीचे आई और मुझसे चिपक गई। मैंने देखा कि मेरी लड़की के बाल नहीं कटे थे। ये देखकर मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उनके बाल नहीं कटे थे। मैं अपनी लड़की को कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने अपनी लड़की से पूछा कि दादा ने तुम्हारे साथ क्या किया? तो मेरी लड़की ने मुझे बताया कि दादा ने पहले अपना काले रंग का कुर्ता पहना और फिर मेरे सामने आकर बैठ गए। जब मेरे दादाजी मेरे पास आए तो मेरी तो जान ही निकल गई। फिर जैसे ही दादाजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जब मेरे दादाजी ने मुझे गले लगाया तो मुझे यही महसूस हो रहा था कि मेरी सांसें घुट रही थीं, क्योंकि दादा ने मुझे बहुत कसकर पकड़ रखा था। और कुछ मिनट बाद मैंने महसूस किया कि दादाजी के आंसू मेरे गालों पर गिर रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने अपने दादाजी से पूछा कि आप किस लिए रो रहे हैं। कुछ मिनटों के बाद उसने मुझे अपने से दूर किया। उसकी आंखें बहुत लाल थीं और उसका पूरा चेहरा भी गीला था। लेकिन उसने मुझे एक बात बताई जिससे मेरा दिमाग चकरा गया। दादाजी ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे बाल नहीं काट सकता। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता। तुम अपना खून हो और मेरी इकलौती संतान एक लड़का है। मुझे यह बिल्कुल समझ नहीं आया, आपका मतलब क्या है? तब दादा ने मुझे दोबारा तुम्हारे पास भेजा और कहा कि तुम दोबारा अपनी माँ के पास जाओ और अपनी माँ से कहना कि दादा तुम्हारे बाल नहीं काट रहे हैं। और फिर मैं दौड़कर तुम्हारे पास आई। मुझे अपनी लड़की की यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। फिर मैं अपने ससुर के कमरे की तरफ गई। जब मैं अपने ससुर के कमरे में गई तो मेरी बेटी भी मेरे साथ थी। कमरे के अंदर मेरे ससुर मेरी सास के पैरों में गिरकर रो रहे थे और माफी मांग रहा था, और मेरी सास भी रो रही थी। ये सब देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैं उन दोनों से पूछने लगी कि बताओ क्या हुआ? तुम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के सामने बैठकर रो रहे हो। जब मेरे ससुर ने मेरी और मेरी लड़की की आंखों में आंसू देखे तो मेरे पास आकर बोले, आज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ और एक राज खोलना चाहता हूँ जिसे सुनकर आपका शरीर कांप सकता है। मेरे ससुर ने रोते हुए कहा कि यह कई साल पहले की बात है। मैं इस गांव के सरपंच का खास नाई था और वही सरपंच के बाल काटता था। गांव का वह सरपंच बहुत ही विनम्र व्यक्ति था। मुझे उसकी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे करना पड़ा। मुझे उनके लिए काम करना था। एक दिन उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया और नई नौकरी दे दी, और जो काम मुझसे कहा गया था मैं उसे करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैंने उसके घर का काम छोड़ दिया और उसके बाद मैंने यहीं अपनी दुकान शुरू की जब मेरा बेटा कमाता था।
तब मुझे कोई चिंता नहीं थी। लेकिन तभी उस सरपंच ने दुकान पर आकर मुझे परेशान किया और मुझे वह काम करने के लिए मनाना चाहा। लेकिन मैंने कभी भी ऐसे काम के लिए उनका समर्थन नहीं किया। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि मेरा लड़का इस दुनिया से चला गया और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। उस सरपंच ने मेरा जीना हराम कर दिया था। मैंने यह बात अपने लड़के को कभी नहीं बताई। वह चाहता था कि मैं उस पर विश्वास करूं। लेकिन मेरे बेटे की मौत के बाद मेरी घरेलू परेशानियां बढ़ने लगी। तब मुझे एक ही रास्ता नजर आया। सरपंच सब कुछ स्वीकार किया और अपना काम करने के लिए तैयार हो गए। और सरपंच ने यह बात पूरे गांव में फैला दी कि मेरे हाथों में जादू है और मैं किसी भी लड़की के बाल काट सकता हूं। उसकी किस्मत बदल जाती है। हमारे गांव में सभी लोग अनपढ़ और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। इसलिए उसने इस बात पर यकीन कर लिया और सरपंच की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। और फिर सरपंच ने यह बात फैला दी कि मैं जिस भी युवा लड़की को काटूंगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। और मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी शादी बहुत अच्छी जगह होगी। सरपंच ये सब क्या कर रहा था और मुझसे क्या काम करवाया जा रहा था? सरपंच ने मुझे लाखों रुपए देने का फायदा उठाया और मुझसे कहा गया कि तुम्हें बस गांव की सभी युवा लड़कियों के बाल काटने होंगे। मैं पैसों के लालच में आ गया और हमारे घर की परेशानी देखकर मैंने सरपंच से पैसे ले लिए और ये काम करने लगा। मैंने सोचा इसमें कोई बुराई नहीं है। और फिर जब गांव के लोगों ने ये सोचा तो उन्होंने अपनी जवान लड़कियों को मेरे पास भेजना शुरू कर दिया। तो उनकी किस्मत बदलने लगी। इसलिए मैं खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल काट रहा था और इसके बदले में वह सरपंच मुझे बहुत सारे पैसे देता था। यह कार्य कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन तुम्हारी दादी ने मुझे बताया कि जिन लड़कियों के मैं बाल काटता हूँ उनके साथ सरपंच कैसे गेम खेलता है। और ये जानकर मेरे आंसू रुक गए। और अब उस सरपंच ने मुझे इस गंदे खेल में फंसा दिया था और अब मैं चाहकर भी बच नहीं सकता था। और आज तक मैं इस गेम का शिकार हो चुका हूँ। आपकी सास को यह बात सरपंच की हवेली की एक नौकरानी ने बताई थी। और फिर जब आपकी सास ने मुझे यह बात बताई तो मुझे बहुत दुख हुआ। कितना गलत है मैं कर रहा हूँ। सरपंच को कम उम्र की लड़कियों के साथ समय बिताने का शौक था और गांव में इस बात को बहुत ही गुप्त रखा जाता था। कौन सी लड़की कब जवान हो गई। फिर सरपंच ने ये खेल शुरू किया और मैं उसकी बातों में आ गया। गांव की कौन सी लड़की जवान हो गई है यह सरपंच को तब पता चलता था जब जवान लड़कियां मेरे पास आकर अपने बाल कटवाती थीं और वह अपनी चाहत पूरी करने के लिए उसे कोई न कोई नया खेल खेलकर अपनी हवेली में बुलाता था। और इसी तरह गांव की सभी जवान लड़कियां उसकी हवस का शिकार बनती थीं। और अब मैं इस काम में बुरी तरह लग गया था और सरपंच ने मुझे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया था कि अगर मैं किसी के सामने ऐसा करूंगी तो वह इस बात को स्वीकार नहीं करेगा और मुझ पर आरोप लगाकर मुझे बदनाम कर देंगे। इस डर से मैंने कभी सरपंच की नौकरी नहीं छोड़ी और इसी डर की वजह से मैंने अपने घर की महिलाओं को कभी अकेला नहीं छोड़ा और बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि सरपंच की नजरें बहुत गंदी थीं। और ये बात तो तेरी सास को अच्छी तरह से पता थी कि मैं हर लड़की के बाल काटता हूँ। सरपंच उनके साथ क्या करता है, इसीलिए वह छिपकर रोती रहती थी और मैं नीचे आकर रोता भी था, क्योंकि मैं इस गंदे काम में भागीदार नहीं बनना चाहता था। और सरपंच ने मुझे एक काले रंग का कुर्ता दिया और मुझसे कहा गया कि जब भी तुम लड़कियों के बाल काटते हो तो यही कुर्ता पहनते हो, ताकि लोगों को लगे कि आप कुछ खास कर रहे हैं, जिससे लड़कियों की किस्मत बदल जाती है। लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद सरपंच उनकी शादी अपने एक नौकर से करा देता है।
और वह नौकर को बहुत सारे पैसे भी देता है, जिससे उसकी जिंदगी बदल जाती है। वह आदमी अपने घमंड के पीछे आंख मूंदकर पैसा खर्च करता है और अब मैं उसके हाथों की कठपुतली बन गया हूँ। लेकिन मैं अपनी बेटी के बाल काटकर सरपंच को ये बात नहीं बताना चाहता कि मेरी बेटी अब जवान हो गई है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस आदमी के अत्याचार से मेरी लड़की भी नहीं बचेगी। मेरे ससुर की ये बात सुनकर मेरी बेटी रोने लगी, क्योंकि हमें इस बारे में पता नहीं था। ससुर जी हमारी बहुत चिंता करते थे, लेकिन मैं उसके बारे में बहुत गलत सोचती थी। वह मुझसे और मेरी लड़की से बहुत प्यार करता था। वह तो बस हमें सरपंच की नजरों से बचाना चाहता था। मेरे ससुर ने हमसे वादा किया था कि वह मेरी लड़की पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ने देंगे, और आज के बाद वह गांव की अन्य लड़कियों को सरपंच की सनक का शिकार नहीं बनने देगी। और कहने लगे कि चाहे हमें कितनी भी परेशानी उठानी पड़े, अब वह सरपंच के लिए ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। वह हमसे कहने लगे कि आप अपना सामान पैक कर लीजिए, हम यह गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, और गांव छोड़ने से पहले थाने को पत्र लिखूंगा, जिसमें मैं सारे तथ्य लिखूंगा। हमारे गांव के थाने का पुलिस इंस्पेक्टर बहुत अच्छा आदमी है। वह इस बारे में ग्रामीणों को बहुत शांति से समझाएंगे और खेल यहीं खत्म हो जाएगा। हम में से कोई नहीं जानता था कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मेरे ससुर ने यह कदम उठाया, और मैं जानता था कि परमेश्वर को हमारी सहायता की आवश्यकता होगी। मेरे ससुर ने गांव के पुलिस इंस्पेक्टर को एक बहुत लंबा पत्र लिखा और उसमें सब कुछ विस्तार से लिखा, ताकि हमारे जाने के बाद गांव का सरपंच किसी को परेशान न कर सके। मुझे आज भी बराबर याद है कि जब भी किसी लड़की के बाल युवावस्था के बाद झड़ते हैं तो वह थोड़ी देर के लिए बहुत डर जाती है और चुप रहो। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब इसलिए होता है क्योंकि इससे बाल झड़ते हैं, लेकिन अब इस बात से पर्दा उठ गया है कि सरपंच उन्हें अपनी हवस का शिकार बना रहा है। और मैंने अपने ससुर को बहुत गलत समझा, लेकिन वो खुद इसका शिकार हो गए। जब हम गांव से निकल रहे थे तो मेरे ससुर के चेहरे पर बहुत खुशी थी। कई आज भी हैं, ऐसा ही एक सरपंच गांव में मौजूद है। ऐसी हरकतों में कौन पीछे नहीं रहता। वहीं सीधे सादे गांव वालों को उसकी ओछी हरकतों का पता नहीं चलता। मेरे ससुर को सरपंच से जो भी पैसा मिला उसे लेकर हम दूसरे शहर चले गए। उस शहर में जाकर हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि शहर हमारे लिए नया था और यहाँ के लोग भी नए थे, इसलिए हमें रुकने में दिक्कत हो रही थी। मेरे ससुर ने शहर में एक घर खरीदा। घर छोटा था लेकिन हम भी शामिल थे। मेरी बेटी अब जवान हो गई थी और वह अभी भी पढ़ रही थी। मैं भी अब काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत पढ़ी लिखी थी, इसलिए मुझे आसानी से काम मिल गया। मेरी सास सिलाई में अच्छी थीं, इसलिए वह घर पर सिलाई का काम भी करती हैं। अभी हमारी गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही है। शहर में आने के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस सरपंच का क्या हुआ। लेकिन मुझे यकीन है कि पुलिस इंस्पेक्टर ने सरपंच के खिलाफ कुछ जरूरी कार्रवाई की होगी। मेरे ससुर अब बूढ़े हो गए हैं और अब वे बीमार होने लगे हैं और हम बहुत खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।